फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। और रोज़ की तरह कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले हम डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस देखेंगे। आज के क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो है इंटरनेशनल रिलेशंस से डील किए गए हैं। तो आज का जो टॉपिक हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है IR वाले बच्चों के लिए। पहला क्वेश्चन आपका GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से है। हाउ कैन इंडिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन कॉम्बैटिंग वेस्ट एशियाज ब्रूइंग फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। मतलब पश्चिम एशिया के खाद्य सुरक्षा संकट से निपटने में भारत कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन करना है इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे और इसी को पहले करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है एनालाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट विद स्पेशल फोकस ऑन लीपू लेक। तो लीपू लेक पर विशेष ध्यान देते हुए भारत नेपाल सीमा विवाद के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, उसके अलावा एक आध और एडिटोरियल्स जो आज इंपॉर्टेंट हैं उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करता है और हमें एक्सप्लेन करना है कि इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को क्यों हो रहा है। तो इस माइंड मैप के थ्रू जो है हम पूरे इशू को समझेंगे, क्योंकि इस माइंड मैप में सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर ली हैं, मैप भी है, सारे इश्यूज़ हैं और क्या क्या जो है इम्प्लीकेशंस हैं, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो इसी को हम देखेंगे। देखिए, इशू ये हुआ कि हमने जो है इंडिया ने अभी रिसेंटली मई 8 के आसपास क्या किया था, एक जो है मोटरेबल रोड जो इनाग्रेट किया था दारचुंगला से लेकर के लीपू लेक के बीच में। तो दारचुंगला ये आपका जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट पे पड़ता है। तो यहाँ ऑलरेडी जो है एक रोड था, ये देखिए ये रोड है आपका। तो ये रोड जो है पहले कच्चा था, बट इसको जो है पक्का बना दिया गया जिससे कि यात्रियों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो अब जब इनको बनाया गया, जब इसको जो है मोटरेबल रोड को कन्वर्ट किया गया, तो पाकिस्तान ने तुरंत जो है ऑब्जेक्शन उठाया, नेपाल ने तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया था कि इंडिया को ये नहीं करना है। और इनको जो नेपाल ने तुरंत लीपू लेक को अपनी टेरिटरी के रूप में बताया था। नेपाल ने कहा था कि लीपू लेक उसकी टेरिटरी में आती है। उसके बाद फिर इस पे जो है काफ़ी एग्रेसिव पोस्चरिंग रही है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली जी की, और उनकी कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि इंडियन टेरिटरीज़ को जो है पॉलिटिकल मैप पे डाल दिया जाए। तो कौन कौन सी टेरिटरीज़? लीपू लेक की टेरिटरी है हमारी, फिर काला पानी की टेरिटरी है। तो इन टेरिटरीज़ को वन यूनिलेटरली वो अपने मैप पे, पॉलिटिकल मैप पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा इशू है। अब इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया का ये स्टैंड है कि ब्रिटिश लेगेसी थी, ब्रिटिशर्स ने जो है एक ट्रीटी करी थी साइन, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग और हमें जो है इंडिया 1947 में उस ट्रीटी बेसिस पे मिला था। अब जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, दोनों पार्टीज़ को जो है कभी भी वो साइन की गई हो, दोनों पार्टीज़ को माननी होती हैं, फॉलो करनी होती हैं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल कर रही थी, इसीलिए जो भी ट्रीटी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइन की थी वो इंडियन गवर्नमेंट को भी फॉलो करनी है, एक्सेप्ट करनी है। तो इसीलिए उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टैंड है, ये लीपू लेक वाला एरिया इंडिया के अंदर आता है। इंडिया का और 1870 के मैप में इंडिया का दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि 1870 में भी काला पानी का जो मैप है वो डिमार्केट किया गया था, और वहाँ पे जो लाइन थी वो काली रिवर के आसपास बनाई गई थी। वो काली रिवर से जो है डिमार्केशन किया गया था, और वो जो मैप था वो नेपालीज रूलर को एक्सेप्टेबल था। इंडिया का फाइनल स्टैंड ये है कि काला पानी जो है ये सोर्स है काली रिवर का, और इसको जो है यूज़ किया जाना चाहिए एज अ डिमार्केटिंग लाइन। नेपाल का क्या स्टैंड है? नेपाल कहता है कि जो भी हेड स्ट्रीम है लीपू लेक में और बाकी एरियाज़ में, जो भी काली रिवर के सोर्सेज हैं और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज काली रिवर को जो है कंपोज करती हैं, वो सारा जो है नेपाल की सोवरेनिटी में आएंगी ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत। तो बेसिकली जो दोनों पार्टीज़ कह रही हैं, दोनों पार्टीज़ यहाँ पे जो है ट्रीटी ऑफ सगौली की दुहाई दे रही हैं। बैकग्राउंड क्या है? तो ओरिजिनली अगर हम नेपाल किंगडम की बात करें ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से पहले, तो नेपाल का जो किंगडम है वो सतलज के ईस्ट से लेकर के तीस्ता के वेस्ट तक लाई करता था। तो सतलज से लेकर के तीस्ता तक पूरा एरिया जो है नेपाल में आता था। फाइनली क्या हुआ कि 1800s में 1816 के आसपास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की और गोरखालीस की जो है लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में जो है गोरखा बहुत बुरी तरह से हार गए थे। फिर नेपाल के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी ऑफ सगौली साइन की थी 1816 में। ट्रीटी ऑफ सगौली ने ये कहा था कि जो इंडिया और नेपाल के बीच की जो लाइंस हैं
वो जो बॉर्डर होगा, नेचुरल बॉर्डर होगा, वो काली रिवर फॉर्म करेगी। काली रिवर के ईस्ट सारा एरिया जो है नेपाल का होगा, काली रिवर के वेस्ट सारा एरिया इंडिया का होगा। तो ये हमारा ट्रीटी ऑफ सगौली में कहा गया था। और इसी ट्रीटी के तहत बहुत सारे एरियाज, जैसे कि आपका गढ़वाल हो गया, गढ़वाल का एरिया हो गया, ये सारे कुमाऊं का रीजन हो गया, ये दोनों रीजन नेपाल से निकल करके और इंडिया के हिस्से में आ गए थे ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत। तो ये जो इमेज ली है ये नेपाली जो है एक न्यूज़पेपर में छपी थी। अब देखिए नेपाल क्या कहता है, ये लिम्पी धारा है और ये आपका काला पानी है, यहाँ पे कहीं ये आपका लेपू लेक है। तो नेपाल का कहना है कि ट्रीटी जो हमारी पूरी काली रिवर लाई करती है वो लिम्पू धारा से लेकर के लाई, मतलब सारी काली रिवर है, इसलिए लिम्पू धारा जो है वो बॉर्डर होना चाहिए और उसके ईस्ट का एरिया, मतलब ये सारा एरिया नेपाल का होना चाहिए और इधर का एरिया सारा इंडिया के पास होना चाहिए। तो लिम्पी धारा जो है ये एक पॉइंट नेपाल की गवर्नमेंट अपना स्टैंड रखती है और नेपाल की जनता भी, मतलब नेपाल में जो पॉपुलर स्टैंड है वो ये है कि लिम्पी धारा जो है वो काली रिवर का सोर्स है, इसीलिए यहाँ से जो है हमारी लाइन डिमार्केट होनी चाहिए। ईस्ट बैंक जो काली रिवर का है वो लिम्पी धारा से के आसपास है और इसको जो है ट्रीटी ऑफ सगौली में लिम्पी धारा को इसी के तहत ईस्ट बैंक जो है यहाँ पे लाई करता है। नेपाल का स्टैंड है ये कि लिम्पी धारा से अगर आप देखें तो यहाँ से ये पूरा एरिया जो है ईस्ट बैंक है और ईस्ट बैंक ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत नेपाल के पास आया था। तो सारा ये जो ईस्ट बैंक है ये नेपाल के पास होना चाहिए और वेस्ट बैंक सारा जो है इंडिया के पास होना चाहिए। अब लीपू लेक की बात करें तो ये 66 किलोमीटर लीपू लेक काला पानी वैली ये यहाँ पर है और यहाँ पे इंडिया ने जो है रोड बनाना बिल्ड कर शुरू किया है। ये आपका रोड का बिल्डअप किया गया है जिसके ऊपर नेपाल को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आया है। तो काला पानी को यूनिलेटरली नेपाल के द्वारा अपनी टेरिटरी में शो करना, क्योंकि देखिए काला पानी एक कंटेस्टेड एरिया है, 90% तक जो भी हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट थी नेपाल के साथ वो सॉल्व हो चुकी है। 2 एरियाज अभी भी सॉल्व नहीं हुए, उनमें से एक एरिया है काला पानी का। तो काला पानी जो है इंडिया पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उसको दिखाती है और नेपाल अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अपने नेपाल का हिस्सा, नेपाल की सॉफ्टनेटी काला पानी पे मानती है। अब अगर आप काला पानी को एज की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखें, यहाँ से देखिए अगर कोई यहाँ पे खड़ा है वो सीधे नेपाल जा सकता है, ये नेपाल है, सीधे चाइना जा सकता है, ये चाइना है, और सीधे वो तिब्बत जा सकता है, इधर की तरफ तिब्बत है। तो ये ट्राई जंक्शन पे है। काला पानी की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये है, काला पानी एक प्लाटो है और ये ट्राई जंक्शन प्लाटो है जहाँ से नेपाल, चाइना और आसानी से तिब्बत रीच किया जा सकता है, इसीलिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है काला पानी की। अभी जब ये सारा बिल्डअप हो रहा था, जब मोटरेबल रोड जो है चालू हो गया, देखिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रोड पहले से था, नहीं, पहले से भी रोड था और ये जो पूरा रूट है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट पे पड़ता है। तो यहाँ पे रोड ऑलरेडी पहले से था बट वो कच्चा रोड था। इंडिया ने सिर्फ इसको बिल्डअप किया है और इंडिया ने जो भी रोड बिल्ड किया है वो हमारी अपनी टेरिटरी के अंदर है, जो एग्जिस्टिंग टेरिटरी है उसके अंदर है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है इंडिया के, जो कि हमारा उत्तराखंड में लाई करता है और इसीलिए इंडिया ने वेल विद इन आवर लिमिट्स ये एक्शन लिया है। नेपाल का जो एक स्टांस रहा, जहाँ पे नेपाल की जो एग्रेसिव पोस्चरिंग है, नेपाल ने यहाँ तक नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल ने यहाँ तक कह दिया था इंडियन वायरस इज़ मोर लीथल देन चाइनीज़ वायरस। मतलब इंडिया की इस एक्शन को नेपाल ने वायरस से कंपेयर किया है। आप देखिए वायरस से कितने सारे लोग मरे हैं और नेपाल जो है इंडिया के इस एक्शन को, जहाँ इंडिया ने कुछ किया भी नहीं है, इंडिया अपनी टेरिटरी में रोड बिल्डअप कर रहा है, उस एक्शन को ये एक स्टेटमेंट दिया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखें। इंडियन वायरस इज़ मोर लीथल देन चाइनीज़ वायरस। तो ये एक स्टेटमेंट जो है नेपाल की तरफ से आया था। फिर इंडिया ने भी काफ़ी पोस्टरिंग करी है। इंडिया के हमारे जो मनोज नरावने जी हैं, पहली चीज़ उन्होंने ये कहा था कि ये जो नेपाल का स्टैंस है ये कि फॉरेन पावर्स के भड़काने की वजह से है। फॉरेन पावर्स से यहाँ मतलब चाइना का था। दूसरा एक जो स्टैंस आया था हमारे MEA के जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भी स्टैंड दिया था कि यूनिलेटरली और इलीगली जो है नेपाल अपनी बाउंड्रीज़ को और टेरिटरीज़ को इस तरह से हमारी टेरिटरीज़ को नहीं छीन सकता है और बॉर्डर अपने जो पॉलिटिकल मैप है हमारी टेरिटरीज़ को उस पॉलिटिकल मैप में नहीं दर्शा सकता है।
तो इस पूरे डिस्प्यूट में सबसे बड़ा कंसर्न है कि नेपाल वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट नेशंस है हमारे आसपास, फ्रेंडलीस्ट नेबर है। अगर आप बाकी नेबर्स की बात करें, चाइना की बात करें, तो चाइना जैसा नेबर तो भगवान किसी को दे ही ना, क्योंकि जिसके भी नेबरहुड में वो है वहीं पे वो एग्रेशन करता है, बाकी सबकी टेरिटरीज पे चाइना की निगाह रहती है। तो चाइना जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी, न्यू एक्सपेंशन की पॉलिसी को कहीं ना कहीं अपनाता हुआ नज़र आता है, इसीलिए ये एक ऑलरेडी हमारे लिए चिंता का विषय है। चाइना बहुत, कल भी हमने अपने डिस्कशन में देखा था कि चाइना अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। मालदीव्स में इसने जो है मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है अड्डू अटॉल के आसपास। हमने आइलैंड्स देखे थे कल, तो उन आइलैंड्स में, ये अड्डू अटॉल के कुछ आइलैंड्स में नेवल बेस, मिलिट्री बेसिस बना रहा है चाइना। उसके अलावा चाइना का पोर्ट ऑलरेडी हम्बनटोटा में है, फिर ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में बिल्ड किया है, मालदीव्स में इसने जो है मिलिट्री बेस बना लिया, हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, म्यांमार में इसने रोड जो है बना लिए हैं बहुत सारे, तो और नेपाल में। तो ये चारों तरफ से क्या करेगा चाइना, कहीं ना कहीं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली एक प्रॉब्लम आ जाती है, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, और ये एक बड़ा कंसर्न इंडिया के लिए हो जाता है। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली पॉलिसी नेपाल की, चाइना की आती है सामने। तो ये एक मेजर कंसर्न है। दूसरा कंसर्न हमारा है कि ये जो एरिया है काला पानी का और लीपू लेक एरिया बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन है, काला पानी स्पेसिफिकली ट्राई जंक्शन है तिब्बत, नेपाल और चाइना के बीच में, और इसीलिए इंडिया की यहाँ पे प्रेजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एरिया को मैनेज किया जाता है आईटीबीपी पुलिस के द्वारा, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। अब जब से मोटरेबल रोड बना है वहाँ, उसके बाद से काला पानी के ईस्ट साइड पे नेपाल ने बहुत ज़्यादा अपनी पुलिस फोर्सेस को लगा दिया है, और एस्केलेशन अभी जैसे चाइना के साथ हुआ था वैसा एस्केलेशन तो इधर नहीं हुआ है, फिर भी चांसेस एस्केलेशन के बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब एक फोर्स बिल्डअप हो जाता है एक छोटे से एरिया में, तो छोटी छोटी बातें अगर प्रोवोकेशंस हो जाते हैं तो वहाँ से डिस्प्यूट होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन आर्मी के बहुत स्ट्रॉन्ग जो है नेपाली लिंक्स हैं, हमारी खुद की गोरखा बटालियन है, और हमारे जो है नेपालीज जो बहुत सारे इंडिया के अंदर सर्व करते हैं, इवन हमारी आर्मी में सर्व करते हैं। तो आर्मी अपराइजिंग होने का खतरा बढ़ जाता है अगर हम नेपाल के साथ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है क्रिएट, और डिस्प्यूट अगर एस्केलेट हो जाती है, वॉर जैसी सिचुएशन आती है, वॉर लाइक सिचुएशन आती है, या फिर इवन जो है एक स्ट्रॉन्ग स्मॉल जो है लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो गई, जैसे कि हमारी रेस्ट्रिक्टेड कॉन्फ्लिक्ट थी कारगिल में, वैसे ही अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है नेपाल के साथ, तो उससे हमारी जो आर्मी की तरफ से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्या है कि हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज हैं। तो नेपाल और इंडिया के बीच में रोटी और बेटी का संबंध है। रोटी और बेटी मतलब यहाँ पे लोग जो है, एक तो रिलेशनशिप्स हैं, मैरिज वाले रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा हैं। स्पेसिफिकली अगर आप नॉर्थ बिहार की बात करेंगे, मधुबनी का एरिया हो गया, और साउथ जो है आपका नेपाल, तो इन एरियाज़ में फ्रीक्वेंटली लोग जो है आपस में शादियां करते हैं, और बहुत ज़्यादा इधर घुलना मिलना है। तराई वाले रीजन में बहुत ज़्यादा जो है इंडियंस के साथ काफ़ी सारे कल्चरल, स्पेसिफिकली तराई बेल्ट के जितने भी नेपाली सिटीजन्स हैं उनके कल्चरल लिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो इन स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक्स होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्न क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ से एक ट्रस्ट की डेफिसिट हो जाएगी, और जो एक अच्छी टाइज चल रही हैं उनमें प्रॉब्लम्स आएगी, उसको इम्पैक्ट किया जा सकता है। अब देखिए, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में अगर आप बात करें तो नेपालीज हर जगह काम करते हैं इंडिया में, पर आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी नेपाल के व्यक्ति के खिलाफ कोई जो है वायलेंस किया गया हो, कहीं पे मारपीट की गई हो, या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो इंडिया के अंदर, क्योंकि नेपालीज को इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से सराहा जाता है। इसी तरह से नेपाल वाले भी इंडिया के अंदर आकर के काम करते हैं इतने सालों साल, और इवन हमारी आर्मी में सर्व करते हैं। 1948 का जो वॉर हुआ था, वहाँ पे भी नेपाली फोर्स ने हमारी फोर्स को हेल्प करी थी। तो ये पहली बार हुआ था कि जब साथ साथ कोई फॉरेन फोर्स आकर के हमारे साथ हमें रिप्लेनिश कर रही हो। तो गुरखास और नेपालीज जो है हमेशा से हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड रहे हैं। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी। तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी नेपालीज का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। हमारे जो एक आर्मी का प्रोटेक्शन वाला एरिया हो गया, वहाँ पे इनका एक रोल रहा है। हमारा जो नाइट वॉचमैन्स वगैरह वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे नेपाली वर्कर्स काफ़ी काम करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं।
मैरिज कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, थोड़ा सा सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अगर नेपाल के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो। तीसरी लास्ट चीज़ क्या है कि अगर हम सबसे अपने फ्रेंडली नेबर के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं सॉल्व कर पाते तो हमारी जो इमेज जाएगी वो बाकी नेबर्स के बीच में वो एज एन एग्रेसर की इमेज जाएगी। ऑलरेडी देखिए एक प्रॉब्लम जो है सिशलिस में एक प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे इंडिया क्योंकि एक बड़ी कंट्री है और वहाँ पे इंडिया को ये देखा जा रहा है, मतलब हमारा एक बेस बनाने की बात हुई थी एजम्पशन आइलैंड पे और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था, पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फंक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको पार्लियामेंट से रेटिफिकेशन नहीं मिला है। तो रीज़न ये है कि वहाँ की जनता इंडिया को एज एन एग्रेसर देखती है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है तो वहाँ पे लोगों को डर है कि चाइना की तरह हम लोग जो है डेथ पॉलिटिक्स ना खेलें, वहाँ के एरियाज़ को ना ले लें और एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचाएं, इसीलिए जनता जो है डरी हुई है। तो छोटा कोई भी अगर एरिया होता है वो अपने बड़े नेबर से थोड़ा सा डर के रहता है। ऐसे में अगर हमारा ज़्यादा एसर्टिव स्टैंड होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे बाकी नेबर्स को हमारे खिलाफ कर देगा और ये इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? ऑलरेडी देखिए हमारे पास मैकेनिज़म्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पर हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर के आते हैं। तो ऑलरेडी हमारे जो है बाइलेटरल मैकेनिज़म्स हैं, हाई लेवल जो है कमिटीज़ हैं जहां पे आपस में बातचीत करके मुद्दा सुलझाने के लिए एक प्रॉपर हमने प्लेटफॉर्म रेडी करके रखा हुआ है। और ऑलरेडी हम 98% तक बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व भी कर चुके हैं, पर अभी जो 2% रह गई हैं वो वहाँ पे इररिकंसिलेबल डिफरेंसेस आ रहे हैं। मतलब ना तो इंडिया झुकने के लिए तैयार है, ना ही आपका ये नेपाल झुकने के लिए तैयार है। अगर आप इसको बांग्लादेश के साथ कॉन्ट्रास्ट करें तो बांग्लादेश के साथ भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे और बांग्लादेश भी हमारा काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड नेबर था। ऐसे में इंडिया की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया था, बहुत क्रांतिकारी एक स्टेप लिया था, जहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेश के एनक्लेव्स बांग्लादेश को वापस कर दिए थे और इंडिया के एनक्लेव्स बांग्लादेश से लेकर के उनको इंडिया में इंक्लूड कर दिया था। दूसरी चीज़ जो की थी वो मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट थी एक हमारी बांग्लादेश के साथ, और इसमें जो इंटरनेशनल आपकी ट्राइब्यूनल थी हेग में, उसने बांग्लादेश के फेवर में रूलिंग की थी। तो ये ट्राइब्यूनल को पूरी तरह से इंडिया ने माना, इसको रिजेक्ट नहीं किया था और इसके ऑर्डर्स को कंप्लाई करते हुए एक बहुत बड़ा अपना क्लेम हमारी टेरिटोरियल एरिया से, मैरीटाइम एरिया से छोड़ दिया था बांग्लादेश के ऊपर। तो इस तरह का हम कुछ जो है इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल हो और एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड हमें गेन करके दे, तो ऐसा जो है कॉम्प्रोमाइज़ हमें देखना होगा। एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को हमें बूस्ट करना होगा और सोर्स एमिकेबली चीज़ों को सॉल्व करना होगा। फिस्ट फाइटिंग से, आर्मी बढ़ा करके, लोग बढ़ा करके और बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे को आंख दिखा करके बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होती हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट कूल हेड से होती हैं सॉल्व, जब दो पार्टीज़ एक ओपन माइंड से नेगोशिएटिंग टेबल पर आती हैं और दोनों पार्टीज जो है विन विन सिचुएशन की तरह एक्ट करती हैं, तभी बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो पाती हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करना इंडिया की प्रायोरिटी होना चाहिए और इसके लिए हमें अपने मैकेनिज्म्स को रिजोनेट करना है, जिससे कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो पहले जैसी चलती रहे और जो प्रॉब्लम्स है इस तरह की दोबारा ना आए। फर्स्ट वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ORF का आर्टिकल पढ़ना है। वो आर्टिकल कहता है कोविड-19 इंडिया कुड प्ले अ क्रूशियल रोल इन कॉम्बैटिंग वेस्ट एशियाज ब्रूइंग फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल कहता है कि इंडिया जो है बेनिफिट गेन कर सकती है ग्लोबल जो फूड क्राइसिस है उसमें अपनी एक लीडरशिप रोल निभा करके। अगर फूड डिप्लोमेसी करती है इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, स्पेसिफिकली वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो ट्रेडिशनली चाइना पर रिलाई करते थे एग्रो इम्पोर्ट्स के लिए, एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट्स के लिए। तो कोरोना वायरस का जैसे जैसे पैंडमिक बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि एडिशनल प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है कुछ लोगों को लॉकडाउन में, और उसके बावजूद भी फूड की स्कैर्सिटी बढ़ गई है डेवलपिंग वर्ल्ड में। कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है उसने फूड सिक्योरिटी क्राइसिस ज़रूर किया है क्रिएट, और लेबर मार्केट को जो है काफ़ी तहस नहस कर दिया है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है। वेस्ट एशियन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इन स्टेट में ज़्यादा हंगर और पॉवर्टी है
और इनमें खतरा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर खतरा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा फूड इंपोर्टिंग कंट्री है। जैसे हम एनर्जी पुअर कंट्री हैं और हम एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं अपनी एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए, वैसे ही अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ मोस्टली फूड पुअर कंट्रीज़ हैं और उनको जो है फूड इंपोर्ट करना पड़ता है बाकी कंट्रीज़ से। तो क्वारंटाइन की रेगुलेशन ने ट्रेड रूट को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। डिमांड और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा डिरेंज हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग चल रही हैं। एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है वेस्ट एशिया में, पूरे वेस्ट एशिया में। और जो वहाँ के लोग हैं उनको इम्पोर्टेड चाइनीज़ गुड्स के ऊपर इतना भरोसा नहीं है, इसीलिए वो इसको जो है सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमारी जो फूड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं इंडिया की, और इंडिया अगर इसको यूज़ कर लेता तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो कि यूनाइटेड नेशंस में सिचुएटेड है, उसके अलावा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्री डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन सब ने मिलकर के एक जॉइंट अपील की थी बच्चों से और बूढ़ों से, जिससे कि वो मतलब इंश्योर करें कि रिस्क मिनिमाइज़ हो सके। क्लोजर्स को हमें ब्रॉडर करना है, बढ़ाना है, क्वारंटाइंस को धीरे धीरे इम्प्रूव करना है, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी को दोबारा से रिजुवनेट करना है। और उसके साथ साथ उन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है, वहाँ पे जो वायरस फैलने का खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी से इम्यून सिस्टम भी हमारा वीक हो जाता है। उसके बाद इस क्राइसिस को और ज़्यादा जो है बढ़ा दिया है, क्योंकि कुछ कंट्रीज स्टॉक पाइलिंग कर रही हैं फ्यूचर के लिए फूड की, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, टर्की हो गया, ट्यूनीशिया नहीं, टर्की हो गया। तो ये सारी कंट्रीज़ जो कि वेस्ट एशिया में आती हैं, ये सभी कंट्रीज़ खरीदने पे लगी हुई हैं जिससे कि स्टॉक मेंटेन कर सकें। तो जितना ज़्यादा ये परचेज़ करेंगी उतना कम स्टॉक बचेगा मार्केट में, और उतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन कॉज होगी और फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेबनान और सीरिया, ईरान, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हिट हैं वेस्ट एशिया में। फूड प्राइसेस सीरिया में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं जो पिछले कुछ सालों में थे उसके, इसीलिए फूड की एक प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। जो मिलिट्री एक्टिविटी प्लस कोविड दोनों के मिला के अगर आप कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ता है पूरा। वॉर टॉर्न कंट्रीज जैसे कि सीरिया, लेबनान और ईरान, इनकी ये सबसे ज़्यादा हार्ड हिट है वेस्ट एशिया में, क्योंकि इनमें हमने ये देखा है कि फूड प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, नोवल कोरोना वायरस की वजह से और इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से। ईरान में ऑलरेडी सैंक्शंस हैं, और ये सैंक्शंस होने की वजह से ईरान की जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हो गई है क्रिएट, और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की वजह से फूड इनसिक्योरिटी भी ईरान में क्रिएट हुई है। तो कोविड-19 क्राइसिस की अगर बात करें तो इससे हमारे जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। इंडिया के पास एक अच्छा चांस है कि वो ये जो ग्लोबल ट्रेड में शिफ्ट आ रहा है पैंडेमिक की वजह से, उसमें जो है अपनी एक लीडरशिप भूमिका निभाते हुए चाइनीज़ के द्वारा जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है, चाइनीज़ से कम परचेज करने की वजह से जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वहाँ पे अपने प्रोड्यूस को बढ़ा करके, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा करके उस वैक्यूम को फिल करें। ऑलरेडी इंडिया एक अच्छी जो है टाइज शेयर करता है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में। हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, सऊदी अरबिया में और हमारे कतर में लेकर के, येमेन में, सऊदी अरबिया में, कतर में, UAE में काम कर रहे हैं। तो अगर एक ऑलरेडी हमारा प्रेजेंस है वहाँ पे, ऐसे में अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ा देते हैं तो आसानी से इसके थ्रू, एक्सपोर्ट्स के थ्रू हम वो जो कैप्चर है मार्केट उसको कर पाएंगे। एटलीस्ट वेस्ट एशिया का जो फूड मार्केट है उसको कैप्चर कर पाएंगे। वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो वेस्ट एशिया जो है फूड इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड की इंपोर्ट होता है। 80 से 90% जो भी वो कंजम्पशन करते हैं फूड का, वो सारा इंपोर्ट होता है वेस्ट एशिया में। तो ऐसे में ये एक क्रूशियल चीज़ होती है, फूड के बिना किसी का कुछ काम नहीं चलेगा। तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, और क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो जब भी सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, फूड के प्राइसेस एकदम से स्काई रॉकेट कर जाते हैं। तो ऐसे में इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया फूड कंसाइनमेंट्स को एयरलिफ्ट करे। इंडिया ऑलरेडी अपने सिटीजन्स को एयरलिफ्ट कर रहा है इन एरियाज से। तो हमारे शिप्स और नेवल शिप्स ऑलरेडी वेस्ट एशिया में रीच कर रहे हैं।
इसी इन शिप्स को यूज़ करके अगर हम जाते वक्त, क्योंकि हमारे शिप्स खाली जा रहे हैं ना उनको लेने के लिए, माइग्रेंट्स को लेने के लिए, तो ऐसे में अगर हम फूड कंसाइनमेंट्स को साथ भेज देते हैं, उससे हमारा जो है एक गुडविल जेस्चर बनेगा और कहीं ना कहीं हमारा जो एक बेहतर पोजीशन क्रिएट होगी वहाँ आम जनता के उसमें। साथ साथ हम फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर पाएंगे वेस्ट एशिया की। कहीं पे भी कोई भी क्राइसिस हो, स्पेसिफिकली अगर फूड का क्राइसिस हो, तो वो जो है सबके लिए एक थ्रेट हो जाता है। आपने एक मैक्सिम सुनी होगी, कहावत सुनी होगी, पॉवर्टी एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो अगर कहीं पे भी क्राइसिस होता है फूड का, फूड क्राइसिस एनीवेयर विल बी ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी एवरीवेयर। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, फूड कंसाइनमेंट्स को इंडिया की तरफ से गल्फ रीजन में भेजना चाहिए। हमें ये देखना है कि हम अनइंटरप्टेड सप्लाई करते रहें फूड की और एसेंशियल आइटम्स की वेस्ट एशिया में, और ये हमारी प्रायोरिटीज़ में से एक होना चाहिए। अभी बहरीन का ये जो आपका स्टेट कैरियर है गल्फ एयर, उसको डिप्लॉय किया गया था बहरीन के द्वारा, जिससे कि फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है उस वक्त इंडिया से स्पेशल फूड कंसाइनमेंट को वो उठा के लेके जाए। तो इंडिया ने जो है स्पेसिफिकली इन एरियाज़ को देने के लिए फूड पैकेट्स और फूड के आइटम्स बना के रखे हुए हैं, और बहरीन ऑलरेडी फूड कंसाइनमेंट ले भी जा चुका है। उसके अलावा G20 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके तहत जो है स्पेशल डिमांड है जो कंट्रीज़ की, जहाँ पर इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए और इंडिया के जो फूड चाहिए, तो वो डिमांड मीट करने की कोशिश की जा रही है। फिर इंडिया की एक एग्री कोऑपरेटिव सोसाइटी है नाफेड। नाफेड ऑलरेडी 40,000 टन्स जो ग्रेन है वो लेबनान को दान में दे चुका है। तो इंडिया जो है क्वाइटली फूड डिप्लोमेसी खेल रहा है। जो भी लोग हैं जिनको फूड की आवश्यकता है वहाँ पे इंडिया जो है फूड कंसाइनमेंट्स पहुँचा रहा है। लॉन्ग टर्म में इसका एक अच्छा बेनिफिट होगा, हमारा एक अच्छा गुडविल बनेगी, जिससे हम बेनिफिट्स को रीप कर पाएंगे। तो गाइस आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।